हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा से अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ना, सेकंड ईयर में पैथोलॉजी में। एक बात हमें ध्यान रखना है, एमपी एमएसयू के अंदर में ये जो सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो पार्ट वन का टॉपिक है, लेकिन कई बार ये पार्ट टू में पूछा गया है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। बाकी कॉलेजेस, बाकी स्टेट्स का जो भी पैटर्न है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स पर हम बांटेंगे। डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे थोड़ा सा ट्रीटमेंट पैथोलॉजी सेकेंड ईयर के लेवल पे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यार होता क्या है, अगर आप हॉजकिन लिम्फोमा पूछे तो बड़ा कठिन वर्ड है ना, अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन शुरुआत वही है। अगर आप बहुत सरल भाषा में पता करना हो तो लिम्फ नोड का ट्यूमर कोई होता है तो हम उसे बोलेंगे हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, लिम्फ नोड का ट्यूमर, इट इज अ ट्यूमर कंसिस्टिंग ऑफ, जस्ट अ सेकंड, मैं अपना जो पेन है इसकी ब्लू कर लेता हूँ। ट्यूमर होता है कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स। ठीक है, रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स है, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, मैक्रोफेजेस मिल जाएंगे इसके अंदर, ईसिनोफिल्स मिल जाएंगे, प्लाज्मा सेल्स मिल जाएंगे और स्ट्रोमल सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक, ये दो, तीन, 4 और 5 स्ट्रोमल सेल्स का ट्यूमर होता है, मिक्स्ड विद रेयर न्यूप्लास्टिक जाइंट सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं रीड स्टनबर्ग सेल्स। ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आरएस सेल्स मिलेंगे, रीड स्टनबर्ग सेल्स मिलेंगे, आउल आई अपीयरेंस इसको हम बोलते हैं। किस तरह के मिलते हैं आगे पढ़ेंगे, इस तरह का मिलेगा। ठीक है, ये आपको इस तरह के सेल्स मिलेंगे और उसके कुछ वेरिएंट्स पढ़े हैं, वेरिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, आया समझ। अब हॉजकिन लिम्फोमा अराइजेज इन लिम्फ नोड, जो मैंने बताया, सिंगल हो सकती है लिम्फ नोड और चेन ऑफ लिम्फ नोड हो सकता है, बहुत सारी चेन्स हो सकती हैं। ठीक है, या फिर सिंगल लिम्फ नोड हो सकता है, एंड स्प्रेड्स फर्स्ट टू एनाटॉमिकली कॉन्टिजियस लिम्फोइड टिश्यू। एनाटॉमिकली कॉन्टिजियस का मतलब होता है जो उसके एडजेसेंट में है, एनाटॉमिकली जो उससे चिपका हुआ है, उसका पड़ोसी जो है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर है, इसको इन्फेक्टेड होती है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो सेल्स हैं, ये वाले जो एडजेसेंट लिम्फोइड टिश्यू है, ये अफेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया, चलो आगे बढ़े। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या हो सकती है, बाय द एक्टिवेशन। अब क्या हो रहा है समझो जरा, जो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स हैं उनका जो है प्रोलिफरेशन हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा 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 ज्यादा, अगर हम नॉर्मली एन नंबर ऑफ जो है बी लिम्फोसाइट का म्यूटेशन होता है एक लिम्फ नोड के अंदर, तो यहाँ पे 2n हो रहा है, या फिर 3n हो रहा है, या फिर 6n हो रहा है, या फिर 10n हो रहा है। इतना गुना इनका जो है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, बढ़ गया है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया है। तो कैसे हुआ, कोई ना कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ। तो कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो रहा है, तो हमें याद रखना है न्यूक्लियर फैक्टर के कप्पा, और ये बी जो है वो बी लिम्फोसाइट के लिए है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट के लिए की है। ठीक है, इज अ कॉमन इवेंट इन क्लासिकल एचएल। अब क्लासिकल एचएल क्या होता है, तो क्लासिकल हमें जो पढ़ेंगे हमें क्या होता है, जस्ट इसके बाद वाला जो क्लासिफिकेशन का स्लाइड है उसमें हम पढ़ेंगे कि क्लासिकल जो मेजर होते हैं 4 टाइप्स के, वो क्लासिकल में आते हैं। ठीक है, सॉरी। अब दिस कैन अकर बाय सेवरल मैकेनिज्म्स। अब ये जो चीज है ना, ये जो एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एनएफ के कप्पा बी, ये कई सारे तरीके से हो सकता है। दो मोस्ट कॉमन तरीके हमें याद करना है। एक तो एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन है ना, एप्स्टीन बार वायरस का जो इन्फेक्शन है उसके कारण हो सकता है ना, उसके कारण जीनोम में कोई चेंजेस आ जाए, म्यूटेशन आ जाए। और दूसरा एक्वायर्ड म्यूटेशन दैट एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के एफ एन एफ के बीटा, है ना। एन एफ के बी जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में एक्वायर्ड म्यूटेशन हो जाए, जिसके कारण इसका जो है एक्टिवेशन हो जाए। तो कहाँ कहाँ से हो सकता है, इसका अपरेगुलेशन हो सकता है, इसका अपरेगुलेशन हो सकता है बाय एनएफकेबी, बाय LMP1 प्रोटीन कोडेड बाय EBV जीनोम। अगर कोई एप्स्टीन बाय वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वहां पे वायरस है तो वो हाईजैक कर लेगा होस्ट सेल के जीनोम को। अब उसके बाद जब हाईजैक करने के बाद वो अपना जीनोम बनाएगा, EBV एप्स्टीन बाय वायरस जीनोम बनाएगा। तो जब EBV जीनोम जो होगा वो LMP प्रोटीन की मदद से इसको अप रेगुलेशन कर देगा। NF मतलब अप रेगुलेशन का मतलब वही है कि अगर N
डिविजन्स हो रहे थे वो 10n होने लगेंगे, अप रेगुलेट कर दिया। या फिर दूसरा, जो इसको डिवीजन होने के लिए जो इसको एक्टिवेट कर रहा था, या फिर हमें बोल रहा था कि n डिवीजन ही होने हैं, अब उसके लिए इसको एक चेक रखना था कि भाई n से ये 2n ना हो जाए, तो उसमें कोई चेक रखने वाले जो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं, है ना, किसी भी ऑपरेशन में, ऑपरेटर में, उसका अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो भी जो NF के बीटा है वो उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा, उसका एक्टिवेशन बढ़ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, एक तो अप रेगुलेशन हो गया और लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ नेगेटिव रेगुलेटर्स ये हो गया, ठीक है। आया समझ में, पैथोजेनेसिस समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब हम इसका बात हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन हॉजकिंस लिम्फोमा का दो टाइप्स में हमने डिवाइड करा इसको, पहली क्लास ये है, दूसरी क्लास ये है। पहले क्लासिकल वाले में 4 लोग हमारे पास आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में क्या आता है, नोडुलर स्क्लेरोसिस आता है, दूसरे में मिक्स्ड सेलुलरिटी आता है, लिम्फोसाइट रिच आता है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड आता है ना। नोडुलर स्क्लेरोसिस आता है, मिक्स्ड सेलुलरिटी आता है, सभी तरह के सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट रिच है, ये लिम्फोसाइट में रिच है, और ये लिम्फोसाइट में डिप्लीटेड है, लिम्फोसाइट्स की कमी है। और दूसरा होता है नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, यहाँ पे नोडुलर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंट रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बेसिस क्या है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस जो हमारे हॉजकिन लिम्फोमा है इसका बेसिस क्या है। तो बेसिस में आपको याद रखना है कि जो इम्यूनोफिनोटाइपिंग पर ये बेस्ड है, इम्यूनोफिनोटाइपिंग ऑफ RS सेल्स, जो रीड स्टनबर्ग सेल्स हैं उनके इम्यूनोफिनोटाइपिंग पर बेस्ड होता है। जो क्लासिकल टाइप है उसमें एक तरह का इम्यूनोफिनोटाइप है, और जो नोडुलर है उसमें एक तरह का इम्यूनोफिनोटाइप है। मतलब जो क्लासिकल वाले में ये चारों जो हैं जो टाइप्स हैं हॉजकिन लिम्फोमा के, इनमें एक ही जैसा है। क्या इम्यूनोफिनोटाइप होता क्या है, तो कोई भी जो फॉर एग्जांपल हम RS सेल्स की बात कर रहे हैं, तो RS सेल्स में ऊपर की तरफ मतलब मेम्ब्रेन सरफेस प्रोटीन्स की बात हो रही है। अगर सरफेस प्रोटीन एक तरह का है तो वो एक इम्यूनोफिनोटाइप हो गया, अगर सरफेस प्रोटीन थोड़ा सा चेंज होता है तो वो दूसरा इम्यूनोफिनोटाइप हो गया। फॉर एग्जांपल जो क्लासिकल वाले हैं उसमें CD15 और CD30 मिलता है, और जो हमारा जो ये नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट वाले रीड स्टनबर्ग सेल्स है उसमें जो है CD20 हमें मिलता है, ठीक है। तो ये इसका इम्यूनोफिनोटाइप CD20 का हो गया, और इनका इम्यूनोफिनोटाइप 15 और 30 का हो गया, CD15 और 30 का हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये चेंज हो गया। अब इन चारों में CD15 और 15 और 30 मिलेगा, डबल कर दो इसका, और यहाँ पे CD जो है 20 मिलेगा, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो। अब ये डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा की डिस्क्रिप्शन है कि जो हॉजकिन लिम्फोमा है डिफरेंट टाइप्स में कैसे डिफरेंट ये अलग अलग होता है। जो हमने क्लासिकल टाइप पढ़ा था ना उसमें पहला हो गया नोडुलर स्क्लेरोसिस, दूसरा मिक्स्ड सेलुलरिटी, तीसरा हो गया लिम्फोसाइट रिच, चौथा हो गया लिम्फोसाइट डिप्लीशन, और पांचवा जो नॉन क्लासिकल में आ गया था अब आपको थोड़ा सा मेरी नींद को इग्नोर करना पड़ेगा, है ना। चलो रात में वीडियो बना रहे हैं ये। खैर अब आते हैं हम नोडुलर स्क्लेरोसिस में। जो लेक्यूलर सेल्स है क्लियर, इनमें मॉर्फोलॉजी में लेक्यूलर सेल्स हमें मिलेंगे, यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर सेल्स हमें मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी मोनोन्यूक्लियर सेल्स मिलेंगे। लिम्फोसाइट डिप्लीशन में हमें रेटिकुलर वेरिएंट मिलेगा, और लिम्फोसाइटिक और लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस में हिस्टोसाइटिक वेरिएंट मिलेगा, और जो कि पॉपकॉर्न सेल मिलता है, ठीक है, पॉपकॉर्न सेल इंपॉर्टेंट है। आया समझ में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, राउंड मिलेगा, राउंड न्यूक्लियस, फाइब्रस स्टेंट्स, प्लाज्मा सेल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। ये तो मोनोन्यूक्लियर है दोनों, रेटिकुलर वेरिएंट है। अब इम्यूनोफिनोटाइप मैंने बता दिया, यहाँ पर देखो, अब जरा हाईलाइट का यूज करते हैं। इम्यूनोफिनोटाइप में यहाँ पे CD15, यहाँ पे CD30, यहाँ पे CD15, यहाँ पे CD30, मैंने बताया था 15 और 30, लेकिन जो यहाँ पे इम्यूनोसाइट प्रीडोमिनेंट है, इम्यूनोसाइट प्रीडोमिनेंट में CD20 आता है, यहाँ पे 15 नेगेटिव है और 30 नेगेटिव।
आया समझ में? तो ये वाली इम्यूनोफिनोटाइप वाली तो हमें याद हो जाएगी। अब एसोसिएशन विद द ईबीवी, एप्स्टीन बार वायरस के साथ क्या एसोसिएशन है? तो अगर हम देखें पहला आखिरी वाला और पहला वाला, ये दोनों ईबीवी के साथ नॉट एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। ईबीवी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन जो लिम्फोसाइट डिप्लीशन वाला है, जब लिम्फोसाइट डिप्लीशन होगा तो एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो मैक्सिमम रहेगा, 90% चांसेस होता है इसमें। फिर लिम्फोसाइट रिच में 40% है कि कम कर देते हैं, और मिक्स्ड सेलुलरिटी 70% चांसेस रहते हैं कि ईबीवी का इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एसोसिएशन 70% रहता है। सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट डिप्लीशन में जो रहता है, डिप्लीट हो जाएंगे तो इन्फेक्शन का चांस वैसे ही बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद जस्ट एक स्टेप पे आ जाओ, मिक्स्ड सेलुलरिटी के और लिम्फोसाइट रिच में सिर्फ 40% एसोसिएशन रहता है, ठीक है। रिच रिच में क्यों 40% का रहेगा? क्योंकि रिच हो गए ना तो इन्फेक्शन होने नहीं देगा, तो चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी के जो है उनमें नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल, समझ में आ गया। अब क्लिनिकल, टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड जो नोडुलर स्क्लेरोसिस वाला है, ये जो है मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है। मेल और फीमेल का रेशियो बराबर है, यूजुअली स्टेज 1 और स्टेज 2 का मारेगा। फ्रीक्वेंट मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मीडियास्टिनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है? मीडियास्टिनम का इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है लंग्स का बीच का जो स्पेस होता है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसका रहेगा। मेडिसिनल इन्वॉल्वमेंट गुड प्रोग्नोसिस, सब गुड प्रोग्नोसिस रहेगी। फिर मिक्स्ड सेलुलरिटी जो है इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, स्टेज 3 और 4 मिलती है। मेल ज्यादा का होता है, बाइफेजिक इंसिडेंस मेल सब में ज्यादा है, तो देयर आर फीमेल्स जो है इस बार लकी है हॉजकिन लिम्फोमा के मामले में, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले में मेल्स लकी होते हैं, यहाँ पे फीमेल्स को एक जनरेशन फैलता है अगर जेनेटिक है तो, ठीक है। चलो, बाईफेजिक इंसिडेंस होता है, बाई मॉडल इंसिडेंस बोला जाता है कि एक अर्ली एज में आता है, एक लेट एज ग्रुप में आता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है, गुड प्रोग्नोसिस है इसकी भी। अनकॉमन होता है, फिर एक लिम्फोसाइट रिच होता है, अनकॉमन होता है, इसकी भी गुड प्रोग्नोसिस, यही इंपॉर्टेंट है, याद करना है। और फिर एक लिम्फोसाइट डिप्लीशन होता है, एचआईवी इन्फेक्टेड पुअर प्रोग्नोसिस रहता है इसकी। एचआईवी, अब लिम्फोसाइट डिप्लीशन है भाई, लिम्फोसाइट कम हो गए हैं, एचआईवी में भी CD4 काउंट कम हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे पुअर प्रोग्नोसिस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुअर प्रोग्नोसिस। फिर अनकॉमन यंग मेल्स और सर्वाइकल एक्सिलरी लिम्फ नोड, यहाँ पे बेस्ट प्रोग्नोसिस किसकी होती है? लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, मतलब लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा है तो अच्छा प्रोग्नोसिस होगा, अच्छे से इलाज हो पाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट एक डिफेंस हेल्पिंग एंड असिस्ट कर देंगे उसको रिकवरी के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब ये है हमारे पास क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, कौन सी स्टेजिंग बोलते हैं इसको? एन आर्बर क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, एन आर्बर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या होता है ये? एक सरल सी टेबल हमने बनाई, वैसे रॉबिन्स में दी हुई है, लेकिन थोड़े सरल हम इसको कर देंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेज बना दी 1 2 3 और 4, सिंगल लिम्फ नोड रीजन में, सिंगल एक्स्ट्रा लिम्फेटिक रीजन में, है ना, पहला होता है सिंगल लिम्फ नोड रीजन में प्रेजेंट है या एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन में प्रेजेंट है, समझ में आ गया पहला स्टेज। अब पहले के बाद दूसरा क्या होगा? 2 और मोर लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ऑन सेम साइड ऑफ डायफ्राम, फिर लिम्फ नोड रीजन ऑन बोथ साइड ऑफ डायफ्राम, ये थोड़े से सिमिलर चीजें हम बताते जा रहे हैं। और डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट, आप अगर इतने टर्म भी लिख दोगे ना, कुछ भी याद नहीं रहा है तो भी इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। पहला है सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, सेकंड 2 और मोर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डायफ्राम, लिम्फ नोड रीजन्स ऑन बोथ साइड ऑफ द डायफ्राम, तीसरा, और चौथा डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट। इतना ही आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमें और थोड़ा सा डिटेल लिखना है। 2 और मोर लिम्फ नोड रीजन होता है सेम साइड ऑफ द डायफ्राम, पहला पॉइंट। लोकलाइज इन्वॉल्वमेंट होता है, लोकलाइज इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे लिम्फ नोड रीजन ऑन बोथ साइड ऑफ द डायफ्राम आ गया, लेकिन यहाँ पे विद और विदाउट लोकलाइज इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा इसका पता नहीं, अगर बोथ साइड ऑफ डायफ्राम में मतलब थर्ड स्टेज आ गई है, ठीक है। और डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 और मोर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन साइड विद और विदाउट लिम्फोइड इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे भी लिम्फोइड इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट है 1 मोर लिम्फेटिक साइट्स का, तो हम बोलेंगे कि वो स्टेज 4 में आ गया है, ठीक है। एन एरबर क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फिर ऑल स्टेज आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। अगर अनएक्सप्लेन्ड फीवर है, अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर जब पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। ड्रेंचिंग नाइट स्वेट से, अनएक्सप्लेन्ड फीवर है नाइट स्वेट से, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस ग्रेटर देन 10%, ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल साइंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल साइंस है, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
अब आ जाते हैं पैथोलॉजी में, क्योंकि बेटा पैथोलॉजी पढ़ रहे हो और पैथोलॉजी नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या करना है, ग्रॉस में ग्रॉस पढ़ना है, फिर हमें माइक्रोस्कोपी भी देखेंगे। तो एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे डिस्क्रीट ट्यूमर होता है, डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, है ना। एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होता है, नोड्स के बाहर अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हमें डिस्क्रीट ट्यूमर, अलग से ट्यूमर दिखेगा, और उसका डिफ्यूज या तो डिस्क्रीट मिलेगा या फिर अलग एक डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन का डिफ्यूज इनलार्जमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। सेक्शन सरफेस अगर हम देखेंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड मिलेंगे एक्स्ट्रा नोडल टिश्यूज में, ग्रे व्हाइट कलर का मिलेगा, एंड फिश फ्लैश लाइक मिलेगा, मतलब फिश के फ्लैश जैसा, है ना, समझ में आया। फिर डिफरेंट टाइप्स और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो कैसे कैसे मिलेगा, नोडुलर स्क्लेरोसिस में कैसे मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स मिलेंगे, सिंपल है। और मिक्स्ड सेलुलरिटी में क्या मिलेगा, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड में भी क्या मिलेगा, अबंडेंस ऑफ नेक्रोसिस हो जाएगा, काफी सारा नेक्रोसिस हमें मिलेगा अगर हम ग्रॉसली उसको काट कट सेक्शन देखेंगे। तो क्या क्या समझ में आया, नोडुलर स्क्लेरोसिस में फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स मिलेगा, और मिक्स्ड सेलुलरिटी में लिम्फोसाइट डिप्लीशन मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब माइक्रोस्कोपी पे देख लो। माइक्रोस्कोपी से जब देखेंगे तो इसकी एक रेयर, हालांकि रेयर है, सब में नहीं मिलता है, ये रेयर है, लेकिन एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है। टिपिकल है या कैरेक्टरिस्टिक है, समझ में आया, ये यहीं पर मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमें हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में हम सोचेंगे, और भी चीजें जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए वो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब वो भी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब रीड स्टर्नबर्ग क्या होता है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स रिप्रेजेंट अ क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स है उनका कॉलोनी में प्रोडक्शन हो रहा है, क्लोनल प्रोलिफरेशन दैट डिराइव फ्रॉम द जर्मिनल सेंटर्स ऑफ द लिम्फ नोड के जर्मिनल सेंटर से निकलते हैं, एंड हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर एंटीबॉडीज बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल सोमेटिक म्यूटेशंस। म्यूटेशंस के कारण दिक्कत हो ही रही है, यही हो रही है कि म्यूटेशंस के कारण जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं वो अब बी लिम्फोसाइट्स ही हैं, बी लिम्फोसाइट्स का ही प्रोलिफरेटेड है, रिप्रेजेंट क्लोनल प्रोलिफरेशन बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन हो क्या रहा है कि वो कुछ एक्वायर्ड या सोमेटिक म्यूटेशन के कारण वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगे, समझ गए। तो इसीलिए जो है इम्यूनिटी, जो होस्ट की इम्यूनिटी का इसीलिए हॉजकिन लिम्फोमा में कम हो जाती है, समझ गए। अब रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं हॉजकिन लिम्फोमा में, ये दिख रहा है आपको, समझ गया, ये पूरा आपको दिख रहा है। अब जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं उनके वेरिएंट्स क्या क्या होते हैं, मैं ये जो आंसर है ना, अब अपन को ऐसा नहीं करना है कि जब भी अगर 3 नंबर में भी आया तो हमें ये पूरा लिखना है, पूरा मतलब कि 3 नंबर में आएगा तो आप सिर्फ वेरिएंट्स में आप इनके सिर्फ नाम लिख दोगे कि मोनोक्लोनल होता है, लेक्यूनर होता है, एल एंड एच वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। पूरा लिखना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया हॉजकिन लिम्फोमा तो ही हमें पूरा लिखना पड़ेगा, समझ में आया। चल अब सिंगल राउंड टू ऑबलोंग न्यूक्लियस होता है, ऑबलोंग का मतलब, इसका मतलब ये नहीं होता, ऑबलोंग का मतलब होता है ये, इस तरह का न्यूक्लियस हमें मिलेगा मोनो न्यूक्लियर वेरिएंट्स में। लार्ज इंक्लूजन लाइक न्यूक्लियस, अब एक ही है तो न्यूक्लियस इंक्लूजन लाइक बड़ा सा हमें न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस। फिर लैक्यूनल सेल्स में, लैक्यूना मतलब होता है थैली, एक स्पेस मिल गया, तो यहाँ पे अगर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं तो एक बड़े से स्पेस में वो लोग बने हुए, ठीक है। लैक्यूनल सेल्स नॉन नोडुलर स्क्लेरोसिस में सब टाइप में मिलता है, डेलिकेट फोल्डेड एंड मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है इसमें, अबंडेंट पेल साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस अपीयर्स टू बी सिटिंग इन अ होल, ये इंपॉर्टेंट है, लैक्यूना के अंदर एक स्पेस के अंदर हमें मिलता है, ठीक है, फोटोज देखेंगे अभी। फिर एल एंड लिम्फो हिस्टोलॉजिक वेरिएंट्स होते हैं ये, LHRS सेल्स अंडर को ममिफिकेशन हो जाता है, श्रिंकेज एंड पिक्नोसिस होता है, सेल्स विद पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियर रिजेंबल पॉपकॉर्न सेल्स हमें मिलते हैं, पॉपकॉर्न जैसा मिलता है। पॉपकॉर्न कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, पॉपकॉर्न ऐसा, तो पेपकॉर्न सेल्स जैसे मिलेंगे, हैविंग इनकॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस, इनकॉन्स्पीशियस मिलेगा, मॉडरेट टू अबंडेंट साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा रहेगा, यूजुअली सीन LP सब टाइप, है ना। लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट में ये मिलते हैं। जब हम टेबल पढ़ रहे थे तो अब आप देखा होगा कि NS में लैक्यूना मिल रहा था और LP में पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन मिल रहा था, ये देखो, जो LP है हमारे पास, LP है उसमें आपको पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन मिल रहा था और जो NS था उसमें लैक्यूना मिल रहा था, याद करना है ये, ठीक है। अब हम फोटोज देख लो, जो क्लासिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल रहेगा वो ऐसा रहेगा। फिर
जो मोनोन्यूक्लियर वेरिएंट्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियर वेरिएंट्स होगा वो एक ही न्यूक्लियस वाला होगा। इसमें लिम्फोहिस्टोसाइटिक वेरिएंट में इस तरह का हमें मिलेगा, ठीक है, लिम्फोहिस्टोसाइटिक वेरिएंट में। लैक्यूनर सेल्स में ये एक लैक्यूना आपको मिल रहा है, उसके अंदर प्रेजेंट है। और पीलियोमॉर्फिक आरएस सेल्स में इस तरह का मिलेगा। मम्मीफाइड सेल्स हैं तो वो इस तरह का मिलेगा। मम्मीफाइड सेल्स में श्रिंक एंड पिग्नोसिस हो जाएगा उसमें, ठीक है। और लिम्फोहिस्टोसाइटिक वेरिएंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न बोलते हैं। ये पॉपकॉर्न जैसा हमें दिख रहा है, ठीक है। ये इसके वेरिएंट्स है। अगर आपको सॉरी, अगर हमें कितने वेरिएंट्स है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब आ जाते हैं नोट। आरएस सेल्स जो हैं दे में बी सीन इन सॉलिड ट्यूमर्स, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में भी हमें मिलते हैं, ठीक है। आरएस सेल्स में बी सीन इन सॉलिड कैंसर्स में, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में हमें मिलेगा। तो जब भी आरएस सेल्स हमें मिलते हैं तो ये ध्यान रखना है, क्या 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 सोच सकते हैं, सॉलिड ट्यूमर के बारे में सोच सकते हो, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में सोच सकते हो और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बारे में भी सोच सकते हो। डायग्नोसिस करने के लिए हॉजकिन्स लिम्फोमा को आरएस सेल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ नॉन न्यूप्लास्टिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें HL को डायग्नोस करना है तो जो बैकग्राउंड में जो नॉन न्यूप्लास्टिक सेल्स होने चाहिए, जिसमें कि लिम्फोसाइट्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे, ईसिनोफिल्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी मतलब बिना पेन के आपको लिम्फ नोड्स जो है वो बढ़ती जाएंगी, है ना, या पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, सिंपल भाषा में। अब इसमें मोस्ट कॉमन जो रहता है वो सर्वाइकल एरियाज में, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा कॉमन होता है, इंपॉर्टेंट है। अफेक्टेड lymph nodes become painful with alcohol ingestion। अब अगर आप अल्कोहल इंजेक्शन लोगे, मतलब दारू पियोगे, तो ये जो है पेनफुल बन जाएंगे, अफेक्टेड नोड जो है वो दर्द होने लगेगा उसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पीजी का एमसीक्यू का है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल साइंस मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल साइंस में हमें क्या क्या मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल साइंस में हमें मिलेगा फीवर मिलेगा, ठीक है, मलाइज मिलेगा, ठीक है, लॉस ऑफ वेट मिलेगा। कितना लॉस ऑफ वेट मिलेगा, ग्रेटर देन 10%, ठीक है, 10% वेट ऑफ 10% ऑफ बॉडी वेट का 10% जो है बहुत जल्दी कम हो गया है, उसका एकदम से वेट लॉस हुआ है, तो हम बोलेंगे फीवर, मलाइज, लॉस ऑफ वेट, ठीक है। पेल एब्स्टीन फीवर हो सकता है, पेल एब्स्टीन फीवर इसमें रेयर होता है, पेल एब्स्टीन फीवर इज अ रेयर प्रेजेंटेशन, लेकिन वो ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, हॉजकिन्स लिम्फोमा का कैरेक्टरिस्टिक है। फीवर शोइंग साइक्लिकल पैटर्न में आता है, सेवरल डेज और वीक्स ऑफ फीवर अल्टरनेटिंग विद एफेब्रिल, मतलब फीवर आता है फिर कुछ शांति हो जाती है, फिर 3-4 एक आध हफ्ते बाद फिर आता है, फिर एक हफ्ते तक रहता है, फिर शांति हो जाती है। तो फीवर विद अल्टरनेट डेज और वीक्स पर जाता है, इसमें 5 to 7 डेज का गैप रहता है। फीवर अल्टरनेटिव विद एफेब्रिल पीरियड्स आते रहते हैं। क्यूटेनियस एनर्जी ड्यू टू डिप्रेस्ड सीएमआई, जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो रहती है, क्योंकि जो नोड्स हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं, वो उतना अच्छे से प्लाज्मा बना ही नहीं पा रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स बना ही नहीं पा रहे हैं, एंटीबॉडीज बना ही नहीं पा रहे हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वही तो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। प्लाज्मा सेल्स में जब कन्वर्ट होते हैं और प्लाज्मा सेल्स नहीं बना पाती एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज नहीं बना पाती तो दिक्कत होती है। तो सेवरल डेज, और इसमें हम डिप्रेस्ड एनर्जी ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण क्यूटेनियस एनर्जी आपकी कम रहेगी, ठीक, डिप्रेस्ड रहेगी। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स का फोटो देख लो, तो ये हमारे पास सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी है ना, और इसमें जो है लिम्फ नोड्स, लिम्फोडिनोपैथी है, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स है। फिर ये क्या है, ये है पेल एब्स्टीन फीवर का, ठीक है, पैलेस्टीन फीवर। अब आपको क्या गौर करना है, ये 8 दिन 1 हफ्ता है, ठीक है, यहाँ पे अब मैंने डिवाइड कर दिया इसको। अब जो जिस हफ्ते में फीवर आ रहा है ना वो मैं करता हूँ, ये भी फीवर वाला हफ्ता है,
ये उसको 1 हफ्ते फीवर आया, फिर 1 हफ्ते उसको नॉर्मल रहा, कोई दिक्कत नहीं रही, बिल्कुल शुगर बुखार नीचे उतर गया। फिर अगले हफ्ते फिर उसको 3-4 दिन बाद फीवर आया, 4-5 से 7 दिन बाद फीवर आया। समझ रहे हो, जो पीक आ रही है वो हमेशा 1 हफ्ते बाद आ रही है। तो ये साइक्लिकल पैटर्न होता है पेल एब्स्टीन फीवर का। ठीक है, और फिर एक और, समझ गए अच्छे से। तो ये है पैलेस्टीन फीवर का डायग्राम। अब ट्रीटमेंट पे आ जाओ, बहुत सरल है। ABVD ट्रीटमेंट होता है, एड्रियामाइसिन, विलियोमाइसिन, विनब्लास्टिन, डाकार्बाजिन। ठीक है, डाकार्बाजिन अगर अच्छे से याद हो तो ABVD से कर लेना, VD से याद हो जाएगा, एड्रियामाइसिन, विलियोमाइसिन, विनब्लास्टिन और डाकार्बाजिन। फिर ट्यूमर स्टेज जो है इंपॉर्टेंट रहती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमें लिखना है पैथोलॉजी में। इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, ट्यूमर की जो स्टेज होती है वो मोर इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। ठीक है, विद करंट स्टेट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्योर रेट्स अबाउट स्टेज 1 और 2 की जो है 90% होती है क्योर रेट, और एडवांस्ड स्टेज अगर हो गई है तो उसकी हमें 60 से 70% 5 ईयर सर्वाइवल रेट हम देखते हैं। हमेशा ध्यान रखो, एडवांस्ड स्टेजेस में हमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट देखा जाता है कि 5 साल में कितना चांसेस है कि वो जिंदा रहेगा। ठीक है, चलो ये ट्रीटमेंट हो गया। अब एक चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो जो भी कैरेक्टर है ये हैरी पॉटर का है, इन महाशय को जो था वो हॉजकिंस लिम्फोमा था। अब ये, ठीक है, महाशय कौन थे ये आपको कमेंट में बताना है। ओरिजिनल इनका नाम क्या था और किस रोल में इन्होंने हैरी पॉटर में काम किया है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। अब अच्छे से इसको पढ़ना और फिर कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है।